हिंदुस्तान के मुसलमानों को डराते क्यों हैं आप दीवाने हैं क्या? नहीं, मैं दीवाना नहीं हूं। मैं क्या हो गया आपको? क्या हो गया आपको? हिंदुस्तान, बैठिए बैठिए, बैठे होंगे, आप चेक करा लीजिए। बैठिए, मैं बैठ जाता हूं। सुनिए, बैठिए। हिंदुस्तान के संविधान पे ओथ लेके मैं एमपी बना हूं, डराऊंगा मैं डरा रहा हूं इनको। आपके जब भाषण, मैं इनको डरा रहा हूं। मैं सुनिए, देखिए सर, आप सवाल कर चुके हैं, रनिंग कमेंट्री मत करिए, रनिंग कमेंट्री मत करिए, बैठिए। मैं अपना हक की बात कर रहा हूं, आर्टिकल 30, आर्टिकल 29 की बात कर रहा हूं। डराने की बात लग रही है आपको? मैं प्रियम्बल में लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस की बात करूं, डराने की बात कर रही? सर, डराने की बात तो वो लोग कर रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, वो डर रहे हैं। मैं नहीं डरा हूं, याद रखिए, हम नहीं डरते। आप डरते होंगे नीतीश कुमार से, मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूं। एक मिनट, एक सवाल और, लेकिन इस बीच में सुधांशु जी पहले। सर, इसके बाद पहले उनकी बात आ जाए। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो अभी इन्होंने एक शब्द बोला ना कि वो आरएसएस वाले हो ना, यही वो जहनियत है जो आजादी से पहले के दौर में जिन्ना कहता था ये कांग्रेस वाले हैं। इसका मतलब कि जो आपके पाले में खड़ा सिर्फ वही जो है मुस्लिमों का समर्थक है और दूसरा है ही नहीं। ये जो डिवीजन करने का प्रयास है वो ठीक नहीं, और इसी का वजह से इन 70 सालों में देश की राजनीति वहां तक पहुंची कि केवल कब्रिस्तान की बात करो तो सेक्युलरिज्म है। अगर आप ये कहें मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया तो सेक्युलरिज्म है। अगर यूपीए 1 में रक्षा मंत्री कहे देयर शुड बी ए मुस्लिम हेड काउंट इन इंडियन आर्मी तो सेक्युलरिज्म है। अगर मुजफ्फरनगर के राइट में यह कहा जाए कि केवल हम मुस्लिम समुदाय को मुआवजा देंगे, अखिलेश की सरकार कहे तो सेक्युलरिज्म है। और अगर हम ये कह दें भैया दोनों को बराबर दो, कोई हेड काउंट मत करो, सबको समान रखो, तो साफ सांप्रदायिकता है। ये मुझे तर्क समझ में नहीं आता। सुधांशु जी, सांप्रदायिकता ये जरूर है कि आप गुजरात में चुनाव में इस बात का डर दिखाएं कि अहमद पटेल एक मुसलमान इस राज्य के सूबे के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ये डॉग विसल पॉलिटिक्स है। कभी हमने नहीं कहा, कोई भाजपा ने कहा क्या? शब्द इस्तेमाल किया, किसी ने कभी कहा क्या? इस इशारों में ये बात बार बार कही गई। वो कहते हैं क्यों उस मंच से आपको बार बार खिलजी आ रहा है? खौफ ये होता है कि 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव ने, समाजवादी पार्टी के चीफ हैं, और उन्होंने लखनऊ में कैंटोनमेंट क्षेत्र में चुनाव की रैली में यह बोला कि मैंने तो 16 हिंदू मरवा दिए थे अयोध्या में, इससे ज्यादा मैं मुसलमानों के लिए क्या कर सकता था। अरे क्या एब्सर्ड बयान है। मतलब एक कम्युनिटी को मरवाना जो है वो दूसरे के लिए जस्टिफिकेशन है। ये बयान होता है खौफ पैदा करने वाला। सर, मैं इसके बाद आप ही के पास पक्का, आप बैठिए, पक्का श्योर नहीं, मैं इसके बाद आप ही से कल जैसे बजट पास हुआ है तो बजट तो पूरे भारत का है, जिसमें किसान भी है, शिक्षा का क्षेत्र भी है, स्वास्थ्य का भी है, रोजगार से संबंधित भी है। फिर भी ओवैसी साहब का कल एक स्टेटमेंट था कि मुसलमानों को इस बजट में क्या मिला। क्षेत्र को बांटा, संभाग को बांटा, देश को भी बांट दिया, अब बजट को भी जातिवाद से बांट रहे हैं। ये कहां तक उचित है, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। सर, आपकी इत्तला के लिए मैं कल स्टेटमेंट दिया ही नहीं। कहां सुना आपने? बताइए, नहीं बताइए कहां सुना आपने? कहां सुना बताइए, चेक कर लीजिए। आपने इनको बोलते हुए सुना या कहीं पढ़ा कि इन्होंने बोला? अरे भाई, मैं बोला ही नहीं हूं। अब जब आप बात मुसलमान की कर रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि 1 घंटा 20 मिनट की स्पीच जेटली साहब की रही, उसमें उन्होंने मुसलमान छोड़िए, माइनॉरिटी का लफ्ज जिक्र नहीं किया। माइनॉरिटी का लफ्ज जिक्र भी नहीं किया। ये तो गलत बात है। जिक्र किया हो ना किया, अखबार में तो ये छपा कि 62% माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का बजट बढ़ा दिया गया। सुनिए कि आपको सुनिए बता रहा हूं। और हिंदू मुसलमान मैं नहीं लाया इस चर्चा में आज। आप लाए तो मुझे बोलना पड़ रहा है। मैं नहीं लाया, आप बोल के बिठाए उनको। सुनिए, इसमें हो क्या रहा है कि हज सब्सिडी खत्म कर दी गई, उसके 400 करोड़ यहां इजाफा कर दिया, डाल दिए गए। हाँ, हम हमेशा से इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि माइनॉरिटी की जो स्कॉलरशिप है, मेरिट कम मीन्स, पोस्ट मैट्रिक, प्री मैट्रिक, उसको डिमांड ड्रिवन करिए। डिमांड ड्रिवन आप करते नहीं है। इसमें मैं आपको आप लाए तो उसमें कई चीजें जिसमें कम कर दी गई। मेरे पास आंकड़े हैं, इसका जवाब वो दे दें पहले। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि जब बजट की हम बात करते हैं, यानी देश के संसाधनों का वितरण, देश की जनसंख्या में भली बात ही हो, इसकी बात करते हैं, तो उसमें हम वर्ग जाति भेद कहां देखते हैं भाई? बड़ी सिंपल सी बात है। तो वो सरकार थी जो कहती थी किसी एक समुदाय का हक है, वरना आप देखिए अगर हेल्थ इंश्योरेंस है, 10 करोड़ गरीब परिवार हैं, और आप तो खुद उस बात के पैरोकार हैं जो कहते हैं मुसलमानों में बहुत बड़ा तबका गरीब है, तो क्या उसको हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलेगा? क्या उसका लाभ नहीं मिलेगा? क्या अगर किसान को 1.5 गुना एमएसपी मिलेगा तो जो उसमें क्या ये कहा जाएगा कि हिंदू किसान को मिलेगा, मुस्लिम को नहीं मिलेगा, ईसाई को नहीं मिलेगा? जो किसान होगा उसको मिलेगा। और याद करिए, जब मुद्रा योजना हमने लागू की तो हमारी सरकार ने यह कहा कि हर बैंक की हर शाखा को कम से कम एक अनुसूचित जाति, एक अनुसूचित जनजाति और एक महिला को जरूर लोन देना पड़ेगा।
उसमें कभी नहीं हमने कहा वर्ग जात के आधार पे। इसलिए मैं कहता हूं बजट स्पीच में ये कहना कि साहब माइनॉरिटी वर्ड नहीं आया, ये नहीं आया, ये आप उस पुरानी सरकार के माइंडसेट में हैं जो हर संसाधन से लेकर हर चीज में लेकर अगड़े पिछड़े और इतना ही नहीं माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का विभेद करती है। ओवैसी साहब 2832 करोड़ 46 लाख रुपए का बजट पिछले साल था, इस बार बढ़ाकर के 4534 करोड़ 96 लाख रुपए का बजट है माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री। गलत कह रहे हैं। आज अखबार में पढ़ा, गलत कह रहे हैं। मैंने अखबार में गलत, पढ़ा। मैं सुन लीजिए, आपके पास अगर आंकड़ा है तो सुन बता लीजिए। दें। हाँ। 4190 करोड़ पिछले साल था, इस साल बढ़कर 4900 करोड़ हुआ। उसमें से जो मैं ही तो कह रहा हूं जो हज सब्सिडी थी उसका ट्रांसफर यहां पर कर दिया गया है, मगर इसमें हर स्टैंडिंग कमेटी का रिकमेंडेशन पढ़ लीजिए जिसमें बात कही गई है कि आप स्कॉलरशिप्स को माइनॉरिटीज के डिमांड ड्रिवन करिए, आप डिमांड ड्रिवन नहीं करना चाहते। हज सब्सिडी का हमने कहा कि भाई सिर्फ मुस्लिम गर्ल्स के लिए दीजिए, वो नहीं करना चाहते। मिनिस्ट्री है माइनॉरिटी की, इसमें मेजॉरिटी माइनॉरिटी के सवाल नहीं, मिनिस्ट्री है जिसका आपके मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी हैं, तो आप उसका जिक्र नहीं करेंगे अपने बजट स्पीच में? इसमें कौन सी अगर क्या हो जाता जिक्र करते तो? आप ये वित्त मंत्री के मुंह से संसद में क्यों सुनना चाहते थे? वो तो बजट में लिख के आएगा ना जो होगा। पिछले साल बोलने में तकलीफ नहीं हुई, उससे पहले बोलने में तकलीफ नहीं हुई, प्रेसिडेंट एड्रेस में बोलने की तकलीफ नहीं हुई। जब बजट की बात आती है, इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना कि अगर आप वाकई में सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो फिर आप वहां पर नहीं, ये बात समझ में नहीं आ रही। स्कॉलरशिप को डिमांड क्यों नहीं? इशारा क्या है? बजट में नहीं बोले वित्त मंत्री, इसके पीछे कोई खास वजह है? अब नहीं मालूम, सुधांशु बोलेंगे, मुझे नहीं मालूम क्या तकलीफ है उनको, बेचारे वो खड़े भी रह रहे थे, बैठ भी रहे थे, शायद भूल मर्द नहीं था उसमें, ये बात जरूर है। सुधांशु जी देखिए, मैं एक बात कहूंगा, जब जी सर आता हूं, माइनॉरिटी की जब बात होती है तो मैं एक फैक्ट सामने रखना चाहता हूं। आपको पता है इस देश की सबसे अधिक एजुकेटेड और सबसे अधिक फाइनेंशियली वेल ऑफ कम्युनिटी कौन है? जैन, जो कि माइनॉरिटी है। इस देश में सबसे इंटरप्रेन्योरशिप वाली कम्युनिटी कौन है? इंटरप्रेन्योर, सिख, जो कि माइनॉरिटी है। पारसियों में एजुकेशन का स्तर बहुत ऊंचा है, क्रिश्चियंस में भी बहुत अच्छा है। अब आप खुद सोचिए ना, अगर आप ये कहते हैं कि मुस्लिम्स की हालत ऐसे हुए जो सच्चर कमेटी के रिकमेंडेशन, रंगनाथ मिश्रा कमेटी के रिपोर्ट्स में आए हैं, तो आप खुद सोचिए ना कि जो 1-1% की माइनॉरिटी, 1.5-2% की माइनॉरिटी अपने को डेवलप कर सकते हैं, तो जो माइनॉरिटी में ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है वो क्यों नहीं कर पाई? इसके लिए मैं मानता हूं जिन्होंने 70 साल में सियासत की, उन्होंने केवल यह सोचा कि ये वोट बैंक बने रहे, मुफलिसों मजलूमियत में पड़े रहे, गरीबों गुर्बत में पड़े रहे, बस मेरे झंडा बरदार बने रहे। ये भी कहते हैं सुधांशु जी, यही बात ये भी कहते हैं अपने स्पीचेस में, यही कहते हैं जब भी जाते हैं जलसों में, तो यही कहते हैं हम इस्तेमाल हुए इसलिए हमको वोट दो, यही कह के अपने लिए वोट मांगते हैं। आप ये कह के अपने लिए वोट मांग रहे हैं। सुन लिए मेरी स्पीच, इसलिए बोल रहे हैं। देखिए, हम लोग किसी भी समुदाय में खौफ पैदा करके राजनीति नहीं करना चाहते, विश्वास पैदा करके। अब मैं विश्वास, एक उदाहरण देता हूं। हमारी सरकार आई, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, कोई सरकार आती है तो आईबी का चीफ पिछली सरकार का 15 दिन के अंदर बदल दिया जाता है। हमारी सरकार आई, श्री आसिफ इब्राहिम आईबी के चीफ थे, 7.5 महीने का कार्यकाल बाकी था, पूरा किया जी। मैं पूछता हूं, अटल जी की सरकार में जब पोखरण का विस्फोट हुआ, अमेरिका को भी नहीं पता था, अटल बिहारी वाजपेयी के अलावा सिर्फ 2 लोगों को पता था, कौन? जॉर्ज फर्नांडिस और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अब मैं ये नहीं कह रहा, मैं इसको नहीं जात बिरादरी में देखता, ये होता विश्वास में साथ लेके करना, एक से एक चीज में। एक होता खौफ पैदा कर, ये आएगा खा जाएगा, इसलिए तुम मेरे साथ। सुधांशु जी, इस पर मुझे भी आपत्ति है, वो किसी हैसियत पर थे इसीलिए उनको मालूम था। इस आपने जो सवाल उठा किया कि इसमें भरोसे की बात कैसी है, उनको पता होना जरूरी होगा, उनको पता होना जरूरी होगा, इसलिए उनको मालूम था। इस हैसियत में हम लोगों की सरकारों में थे, दूसरों की सरकारों में नहीं थे। ये मैं कहना चाहता हूं। ये बात कर रहे हैं, एक ऑफिसर है, रॉ में थी, वो चश्मदीद गवाह हैं 6 दिसंबर 1992 को। आपने उठाकर ट्रांसफर कर दिया यूपी को, क्यों? क्योंकि ट्रायल शुरू होने वाला है, आप नहीं रखना चाह रहे दिल्ली में। अब बताइए भरोसा किस पे आपको? चश्मदीद गवाह है वो, अब आपने ट्रांसफर कर दिया उसको, बताइए अब आप। सर देखिए, सीएम आप इब्राहिम साहब की बात कर रहे हैं, अबुल कलाम साहब की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए आपके दिल में जो नफरत है वो खत्म होना जरूरी है, क्योंकि आपके 3.5 साल की सरकार में खौफ और दहशत का माहौल पैदा हो चुका है। इससे आप इनकार नहीं कर सकते, इसको हटाना पड़ेगा। और उसको हटाने के लिए आपके अगर प्राइम मिनिस्टर जाकर औरंगजेब बोलेंगे, पाकिस्तान बोलेंगे, रमजान और कब्रस्तान शमशान की बात करेंगे, और फिर आप जब बजट में असल जो मुद्दा है तालीम का, उसमें आप डिमांड ड्रिवन नहीं करते।
आप ही का स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है, छत्तीसगढ़ के 7वीं मर्तबा के एमपी हैं। हम लोग हमेशा रिकमेंड कर रहे, सरकार सुनने तैयार नहीं है जी। इस पे करिए ना। नहीं, अगर वैसे माइक पे सर, माइक पे, माइक नहीं सर, यहां पहुंचेगी, दर्शकों तक नहीं पहुंच रही। रावत साहब दर्शकों तक नहीं पहुंच रही सर। बैठ जाए, माइक आप तक आ जाए, माइक आ जाए। नहीं, इसके बाद माइक दे दीजिएगा उनको, माइक उनको दे दीजिएगा। आपने कहा प्रधानमंत्री रमजान कहते हैं, अब मैं आपका पूरा भाषण मैंने सुना है, वो मैं इसलिए उसको दोहराना नहीं चाहता। आप पान कहते हैं, हाँ। वो नफरत फैलाते हैं, आप कौन सा भाईचारे का पैगाम मैं आपको पान खिलाना चाह रहा हूं, खाइए ना पान। नहीं, वो आप खुद बताइए, स्पीच में आपने क्या बोला था? अब पान में खाइए, क्या बोला था? पान क्यों नहीं कह रहे थे आप? नहीं, पान खाइए ना, पान खाने बुरी बात क्या है? आपके ऊपर ये इल्जाम लगाया गया। आप कभी क्वेश्चन नहीं करेंगे धर्म संसद का ऐलान विश्व हिंदू परिषद के, कि अगर आप हिंदू लड़कियों को नहीं रोके, हम मुसलमान लड़कियों को भगाएंगे। आप कभी प्रोग्राम किए? उनका बोलना आपको पसंद, अच्छा लगा आपको? और बोलना कि बच्चे पैदा करो। सर, मैं फैक्ट के साथ कह रहा हूं कि अगर मुसलमानों की आबादी इस तरह बढ़ती रहेगी तो 200 साल लगेंगे। एक्सपर्ट्स ने कहा है कि 2040 में पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगी। मोदी जी को हर आदमी, हर वर्ग ने, हर पॉलिटिकल पार्टी ने उनको वोट दिया, चाहे वो कांग्रेस से था, कोई भी था, कि इनसे हमें बहुत लोगों को बहुत उम्मीदें थी, और खासकर मिडिल क्लास को थी जी। हम सब ये चाहते थे कि हमारे लिए बहुत कुछ करेंगे। मिडिल क्लास के लिए नहीं करते, ये जब भी करते हैं या तो गरीब के करेंगे या माइनॉरिटी के लिए करते हैं। गरीब या माइनॉरिटी, ये डिफरेंस क्यों करते हैं माइनॉरिटी और गरीब आदमी को? मिडिल क्लास में तो सभी आते हैं, उसमें चाहे वो माइनॉरिटी का हो, वो किसी भी पार्टी का हो, किसी का भी हो। हमें एजुकेशन चाहिए, स्टैंडर्ड चाहिए, वो नहीं देते हैं। उसमें फिर ये कोटा सिस्टम खोल देते हैं, ठीक है। फिर हमें हेल्थ के लिए अच्छे डॉक्टर चाहिए, उसमें कोटा सिस्टम कर देते हैं। हमें अच्छे इंजीनियर चाहिए। आपने अपनी बात जहां से शुरू की थी, मैं उसका जवाब इन दोनों से ले लेता हूं, ये दोनों दे सकते हैं उसका जवाब। और ये आरोप सही है या नहीं? नहीं, इनको देना चाहिए, मैं कैसे दूंगा? नहीं, अभी तो आप इनको पहले देना चाहिए। बताइए, पहले बताइए। मैं इसीलिए इसीलिए क्योंकि वो ये कह रहे हैं गरीब और माइनॉरिटी दोनों को ही दिया जाता है। क्या पहले तो आप इस बात को सच मानते हैं? और सच मानते हैं तो क्या सही मानते हैं या गलत मानते हैं? देखिए, सुधांशु साहब ने अभी कहा था 15 अगस्त 2014 की प्राइम मिनिस्टर के भाषण का जिक्र किया। 15 अगस्त 2014 को प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि 10 साल तक कोई कम्युनल राइट ना हो। क्या हुआ? अखलाक से लेके, पीलू खान से लेके, उमर मोहम्मद से लेके तमाम वाकयात हुए। सामान्य डाइवर्ट हकीकत है, डाइवर्टिंग नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा था लाल किले से। अब ये जो बात कह रहे हैं माइनॉरिटीज का, सर माइनॉरिटीज के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको मैं यकीन सर, आप ये बात की मुत्तफिक हूं कि मिडिल क्लास के लिए बिल्कुल छोड़ चुके हैं आपको बिल्कुल ये ठीक सर, ठीक सर। मैं आपकी बात से आपकी बात आ गई सर, ठीक है। देखिए, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। मिडिल क्लास में भी अपर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है। हम उनकी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अगर नहीं कर रहे, मैं एक उदाहरण देता हूं। हमारी सरकार आई, उसने जेनेरिक मेडिसिन की शुरुआत की ना। अगर 100 रुपए वाली दवा 10 या 15 रुपए में मिल रही है, तो इससे मिडिल क्लास के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, मिडिल क्लास और पुअर क्लास। दूसरा, स्टंट जो हार्ट में पड़ता था, मतलब जिसकी कीमत में 1/10 के ऊपर हम ले आए। तीसरी ऐसी बीमारी, नी रिप्लेसमेंट, घुटने की बीमारी, ये सब वो बीमारियां हैं जो ओल्ड एज में जाके ज्यादातर लोग होती हैं। डायलिसिस और मातृत्व शिशु कल्याण, ये वो चीजें हैं जिसमें कि पुअर क्लास और मिडिल क्लास के लिए हम लोगों ने व्यवस्था। त्रिवेदी जी, असदुद्दीन ओवैसी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों ने हमको वक्त दिया, और आप दोनों को आपस में बहस करना अच्छा लगता है, लोगों को आपकी बहस सुनना अच्छा लगता है, कुछ मुद्दे डिस्कस हो जाते हैं। कांग्रेस को बुलाइए, वरना मैं उनका स्पोक्स पर्सन नहीं बन सकता, ना उनका मुलायम सिंह। आज आप कांग्रेस की तरफ से तो नहीं बोल रहे? नहीं बोलो, कभी नहीं बोल। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।